इरफान खान इतने अच्छे एक्टर थे कि उनके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। चेहरा क्या, सिर्फ़ उनकी आँखें ही बहुत कुछ बयाँ कर जाती थी। कितने अफ़सोस की बात है कि आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जाते-जाते भी उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। उनके अंतिम शब्द, उनका दिया हुआ संदेश हमें बहुत कुछ सिखाता है, जीने की राह दिखाता है। आज हम लोग ये जानेंगे कि आखिर उनको कौन-सी बीमारी थी, क्या हो गया था? और इससे हम ये सीखेंगे कि हम अपने जीवन में इन सावधानियों को कैसे बरतें और कैसे स्वस्थ रहें। मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग अपने स्वास्थ्य के लिए सजग हैं और समाज को भी सजग बना रहे हैं। मैं पिछले कई वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसमें नई दिल्ली का एम्स इंस्टीट्यूट भी है, वहाँ भी मैंने काम किया है। मेरे मरीजों के बहुत तरीके के सवाल होते हैं, सेकंड ओपिनियन होते हैं, तो इन्हीं सारी जानकारी को जोड़कर मैंने ये वीडियो सीरीज़ बनाया है। ऐप डॉक्टर का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए, लिंक मिल जाएगा आपको, या कि आप प्ले स्टोर से भी जा सकते हैं और अपनी बहुत सारी बीमारियों और स्थितियों के बारे में मुझसे जानकारी ले सकते हैं। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक के समय के हिसाब से ये जानकारियाँ अपडेट हैं, लेकिन समय के साथ ये जानकारी बदलती रहती है, क्योंकि मेडिसिन में हर हमेशा नया कुछ आता ही रहता है। 2018 में हम सबने ये खबर सुनी थी कि उन्हें न्यूरो एंडोक्रीन ट्यूमर है। न्यूरो एंडोक्रीन शब्द जो है वो दो शब्दों का मिलकर बना हुआ है। एक है न्यूरो और एक है एंडोक्रीन। न्यूरो यानी नसें, नर्व्स। तो ये नसें जो होती हैं वो हमारे शरीर में जगह जगह पे संवेदनाएं ले जाती हैं, और ये ऐसी तारे होती हैं, हम लोग समझ सकते हैं, जो कि दिमाग से ये संदेश ले जाती हैं कि शरीर के कौन से हिस्से को काम करना है, चलना है, फिरना है, या अंतड़ियों में जो संकुचन होता है वो भी। ये सारी चीज़ें वो तारे जो ले जाती हैं उसको हम लोग नस कहते हैं या नर्व कहते हैं। और एंडोक्रीन होता है ग्रंथियाँ, ग्रंथियों वाली जो चीज़ें हैं वो एंडोक्रीन कहलाती हैं। और ये ग्रंथियाँ हमारे शरीर में चारों तरफ फैली हुई हैं, सब जगह पे हैं। जैसे अगर हमारा जो पैनक्रियास है वो जो हार्मोन बनाता है खाना पचाने के लिए, वो भी एक ग्रंथि है। हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है वो भी एक ग्रंथि है। हमारे दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड नाम की एक जगह है, वहाँ से भी बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, वो भी एक ग्रंथि है। तो ये जो कैंसर होता है वो इन दो जगहों पे होता है, नसों में और ग्रंथियों में। और चूंकि ये जगह, नसें और ग्रंथियां हमारे शरीर में लगभग लगभग सारी जगहों पे हैं, इसलिए ये ट्यूमर जो है वो शरीर में लगभग सारी जगहों पर हो सकता है। हालांकि ये ट्यूमर सबसे ज्यादा फेफड़ों में, अतड़ियों में, अपेंडिक्स में और पैनक्रियास नाम की जगह पे पाया जाता है। इस तरीके के ट्यूमर बहुत तरीके के लक्षण उत्पन्न करते हैं, और जब ये बहुत ज़्यादा हार्मोन बनाने लगते हैं, क्योंकि हार्मोन का ही ये ट्यूमर भी है, तो इसको हम लोग फंक्शनल कहते हैं। और उन हार्मोन्स की वजह से कौन सी जगह पे कौन सा हार्मोन ज़्यादा बन रहा है, इसके वजह से कुछ एक लक्षण आते हैं। फिर ये ट्यूमर कौन सी जगह पे है, उस जगह पे ये क्या असर डालता है, उस पर ये निर्भर करता है, और ये कितना बड़ा है। इस तरीके के अलग अलग इसके लक्षण आते हैं, और उसी के आधार पर हम लोग ये इलाज भी इसका करते हैं कि कौन सी जगह पे है और कितने इसके लक्षण, कितने हार्मोन्स हैं। बहुत प्रकार के ये ट्यूमर्स होते हैं, लेकिन उस जानकारी के तरफ में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो आम लोगों के लिए वो काम की चीज़ नहीं होगी बहुत ज़्यादा। मुख्य लक्षणों के बारे में मैं बात करता हूँ। जहाँ पे ये ट्यूमर ग्रो करेगा वहाँ पे दर्द होता है। शरीर के अंदर में जहाँ पे ये ग्रो कर रहा है, तो हो सकता है स्किन के नीचे, चमड़े के नीचे आपको सूजन दिखे, गांठ दिखे। मरीज बहुत थका थका महसूस होता है, शरीर का वजन भी घटता चला जाता है। इसके अलावा जो हार्मोन्स बहुत ज़्यादा जो निकलते हैं उनकी वजह से फ्लशिंग होती है, यानी कि पूरा शरीर लाल हो जाएगा, गर्मी लगेगी बहुत ज़्यादा डायरिया होता है, पेशाब बार बार लगता है, पसीना ज़्यादा आता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, हाथ पैर हिलते हैं, और डिजीनेस लगता है, यानी कि चक्कर आते हैं, स्किन पे रैशेज निकल आते हैं, चकत्ते निकल आते हैं। बहुत इस तरीके के, एक नहीं बहुत तरीके के लक्षण होते हैं जो कि ये ट्यूमर दिखाते हैं। कुछ लोगों में ट्यूमर धीरे धीरे बढ़ता है, कुछ लोगों में बहुत तेजी से बढ़ता है। कहीं ये शरीर के बहुत हिस्से में फैल जाता है, और कहीं ये बहुत ज़्यादा हार्मोन बना रहा होता है। किसी एक खास तरीके का लक्षण नहीं होता है, बहुत सारे लक्षणों को मिलाकर इसको देखना पड़ता है कैसे किन लोगों में ये ज़्यादा होता है। चूंकि ये ट्यूमर जो है वो हमारे शरीर, जो हमारा शरीर में डीएनए है,
सेल्स के अंदर में, उसमें बदलाव की वजह से, म्यूटेशन की वजह से होता है। और कुछ एक ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि आनुवांशिक बीमारियां होती हैं, ऐसे लोगों में इस तरीके के ट्यूमर होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें कि मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लासिया कहते हैं। ये 2 तरीके का होता है, वॉन हिप लिंडो डिजीज, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस। ये बहुत ही अनकॉमन नाम है, ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। और इस तरीके की जो आनुवांशिक बीमारियां होती हैं, उन लोगों में इसकी संभावना बढ़ती है, और इसका डायग्नोसिस या इसकी संभावना सिर्फ एक डॉक्टर ही कर सकता है। इसलिए ऐसी चीज़ों के डायग्नोसिस का खुद से प्रयास नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए अगर आपको संभावना है। बीमारी का डायग्नोसिस कैसे होता है? जब भी आप किसी लक्षण को लेकर कोई मरीज जाता है, तो डॉक्टर उसकी पूरी बात सुनते हैं, पूरे लक्षणों को सुनते हैं, उसको लिखते हैं। उसका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, यानी कि शरीर का जांच करते हैं, कहीं गांठ है कि नहीं, कहीं चकत्ते हैं कि नहीं, लाल है कि नहीं। ये सारी चीज़ें डॉक्टर ही अपने नज़र से कर सकता है, खुद से पूरी संभावना के साथ नहीं किया जा सकता है, इसलिए डॉक्टरी सलाह ज़रूरी है। इसके अलावा हार्मोन की जांच की जाएगी। अगर शक लगेगा डॉक्टर को, खून और पेशाब के सैंपल लिए जाते हैं, उसमें से हार्मोन चेक करते हैं हम लोग। फिर हम लोग जांच एक करते हैं, तस्वीरें निकालते हैं सीटी स्कैन, एमआरआई से, और पेट स्कैन भी। अभी भारत के लगभग सारे बड़े शहरों में पेट स्कैन आ गया है। इसमें एक रेडियो एक्टिव तत्व डालते हैं, नस में एक सुई देते हैं, और वो पूरे शरीर में फैल जाता है, और जहाँ जहाँ भी ट्यूमर होता है उस जगह को पकड़ के वहाँ पर चमकने लगता है, और उसकी तस्वीर निकाल के हम ये जान जाते हैं कि शरीर में कहाँ कहाँ फैला है। तो ये पेट स्कैन होता है। इसके अलावा हम लोग बायोप्सी भी लेते हैं। बायोप्सी लेना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि हम लोग उस सेल्स को चेक करते हैं जो कि उस ट्यूमर के अंदर में है, और सेल्स को जानने के बाद उसको कौन सी केमोथेरेपी दी जा सकती है, इस पे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है कि कौन सा दवाई कौन से ट्यूमर को में ज़्यादा काम करेगा। इसके लिए बायोप्सी ली जाती है। अगर फेफड़े में है तो ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, इंडोस्कोपी करते हैं पेट के लिए, रेक्टम के लिए, अगर अतड़ियों में है तो कोलोनोस्कोपी करते हैं। सारी ही चीज़ों में बेसिकली एक हम लोग कैमरे वाला ट्यूब डालते हैं, और वहाँ से जाके उसका सैंपल लेते हैं और बायोप्सी करके चेक करते हैं। इसका इलाज कैसे किया जाता है? इलाज ये इन बातों पर निर्भर करता है कि कौन से प्रकार का ट्यूमर है, कितनी जगह पे फैला है, और कितने हार्मोन बना रहा है। इन सारी चीज़ों के ऊपर में हम लोग इलाज को इनके आधार पर हम लोग इलाज करते हैं। पहला इलाज आता है सर्जरी। अगर ट्यूमर शरीर में बहुत ज़्यादा जगह पे नहीं फैला है तो हम लोग सर्जरी करके उस जगह को निकाल देते हैं, ताकि ट्यूमर का पूरा वहाँ से मांस निकल गया और ट्यूमर रुक गया। दूसरी चीज़ होती है केमोथेरेपी। केमोथेरेपी नसों में दवाइयाँ दी जाती हैं, जो बड़ी स्ट्रॉन्ग दवाई होती है। ये जाके सारे ट्यूमर सेल्स को मार देता है। कई बार ऐसा होता है कि सर्जरी करने के बाद भी हमें ये शक रहता है कि कहीं ट्यूमर छूट गया हो, कहीं पे ऐसी जगह पे जो कि पता नहीं चला हो, या कि फैल गया हो। तो ऐसे मामलों में भी कीमोथेरेपी दी जाती है, या कि फिर जहाँ पे इतना फैल गया है कि सर्जरी नहीं कर पा रहे हैं, तब भी हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं। एक दूसरे तरीके की कीमोथेरेपी है जिसको टारगेटेड ड्रग थेरेपी कहते हैं। चूंकि कीमोथेरेपी शरीर के सारे ही सेल्स पर काम करता है, और इसीलिए उसका नुकसान भी ज़्यादा होता है। नॉर्मल जो हमारे सेल्स होते हैं उसको भी डैमेज होता है, और ड्रग का जो मात्रा है, डोज है, वो ज़्यादा लग जाता है। तो ऐसे में टारगेटेड ड्रग थेरेपी आता है। ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो जाके ट्यूमर के जो सेल्स हैं उन पर ही चिपक जाता है और उनको मार डालता है, और इन्हीं सब चीज़ों के लिए बायोप्सी वगैरह करना ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। अगली जो इलाज है वो है रेडिएशन थेरेपी या रेडियोथेरेपी जिसको कहते हैं। इसमें मशीन से कुछ एक किरणें निकलती हैं, रोशनी निकलती है, जो ऐसे नंगी आंखों से नहीं दिखती हैं। ये जाके हम लोग इसको फोकस कर देते हैं ट्यूमर के ऊपर में, और ये ट्यूमर को जाकर मार देती है। ये भी बहुत ही कारगर इलाज है, और निर्भर करता है कौन सा ट्यूमर है, कहाँ पे है। कई बार जब ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है, सर्जरी जिस जगह की नहीं की जा सकती है, वहाँ पर भी हम लोग रेडियोथेरेपी, रेडिएशन देके उस सेल्स को मार डालते हैं। जैसे कीमोथेरेपी के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए और उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए हम लोग टारगेटेड ड्रग थेरेपी करते थे, वैसे ही रेडियोथेरेपी को भी एकदम जो सेल्स हैं उसी पर टारगेट करने के लिए हम लोग एक नई तरीके की का इलाज करते हैं, जिसमें पेप्टाइड रिसेप्टर न्यूक्लियोटाइड थेरेपी जिसको कहते हैं। इसमें भी ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ट्यूमर सेल्स पर जाकर चिपक जाते हैं और वहीं पर रेडिएशन निकलता है। तो ऐसे में इसका प्रभाव बढ़ जाता है, और जो पूरे शरीर पर रेडिएशन से दुष्प्रभाव पड़ रहा था वो कम हो जाता है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा हार्मोन जब निकल रहे होते हैं तो उसके चलते जो शरीर पर दुष्प्रभाव होते हैं उसके लिए दूसरी दवाइयाँ भी दी जाती हैं। इतनी सारी जानकारी के बाद सलाह क्या है? सलाह ये है कि अगर किसी भी प्रकार के लक्षण महसूस होते हो तो उसे चाहिए कि वो कागज पर
वो लक्षण लिखे। हर हमेशा ज़रूरी नहीं कि वो उसको सारे लक्षण याद आ जाएंगे, लेकिन जब भी हो सारे लक्षण याद कर करके लिखे। इसके अलावे वो जो दवाइयाँ ले रहा है, यहाँ तक कि विटामिन और आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, कुछ भी है, उन चीज़ों को भी एक जगह कागज़ पे लिखे। क्योंकि कई बार कितनी सारी दवाइयों से, और आयुर्वेद और होम्योपैथी सब चीज़ के बारे में लिखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लक्षण लगते हैं जो कि लगेगा कि बीमारी है लेकिन वो दूसरी वजह से हो रही हो। तो इन सारी चीज़ों को एक जगह पे अच्छे से पहले तो समराइज़ कर लेना चाहिए। तब आप डॉक्टर से मिलें और उनको अपनी सारी बातें बताएँ। रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएँ और खुद से डायग्नोसिस करना या गूगल पे बहुत सारा सर्च करके खुद से डायग्नोसिस बनाना, ये नहीं करना चाहिए। इससे बहुत नुकसान होता है। और हमेशा एक प्रैक्टिशनर जो डॉक्टर है उसकी बात सुनिए, समझिए और जानकारी पूरे डिटेल में पूछिए। नहीं ज़रूरत है यहाँ पे आइए मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा। ऐप डॉक्टर नाम के यूट्यूब चैनल से जुड़िए और दूसरों को भी जोड़िए। ऐसी ढेर सारी बातें होती हैं जो लोग अपने डॉक्टर से पूछना चाहते हैं, लेकिन समय इत्यादि के अभाव से बातें नहीं हो पाती हैं। तो इन छोटी छोटी जानकारियों के लिए ही ऐप डॉक्टर नाम का ये यूट्यूब का चैनल है। इसको सब्सक्राइब कीजिए, ये लाल वाला बटन दबा के, और ये घंटी का बटन जो है, बेल आइकन, उसको भी दबाइए। इसके साथ ही ऐप डॉक्टर के नाम का प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए, जिससे सारी जानकारी हर हमेशा आपके मोबाइल फ़ोन में एक साथ बनी रहे। और व्हाट्सएप इत्यादि माध्यमों से दूसरे को भी ये सारी जानकारी बताइए, सबसे शेयर कीजिए।